मित्रों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए। अब हम स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिकल, टोटल इलेक्ट्रिकल। देखिए अब हम स्टार्ट हो चुके। अभी तक हमने पढ़े शिफ्ट रूल्स पढ़े, उनका भी अपना महत्व है, ऐसी बात नहीं, वो भी हमें नॉलेज होना जरूरी है। पर साथियों अब बिल्कुल आप ध्यान लगा के और बिल्कुल दिमाग का ढक्कन खोल के बिल्कुल पढ़िए, यहाँ क्लास बैठिए। ये मेरा वादा है आपसे। अब जो हम पढ़ाई करेंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा आपके 101% आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो। और मेरा ये आपसे वादा है, आपका अगर थ्योरी मजबूत है तो आपको जॉब लगने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितने भी एग्जाम आप देते होंगे, आप फॉर्म भरते होंगे, 50% 60% अब वो पेपर में सिर्फ थ्योरी आता है। जिस बच्चे का थ्योरी अच्छा है, अदर सब्जेक्ट चाहे भी हो, उस बच्चे को यहाँ पर नौकरी की कोई कमी नहीं है। तो जो नए बच्चे हैं वो थ्योरी बिल्कुल कंटेस्ट कर लें। और दूसरी बात है, थ्योरी जितना हो सके आईटीआई के दौरान पढ़े। बाद में न तो आपको पढ़ाने वाला मिलेगा, ना आपका पढ़ने का मन करेगा। तो आपकी जो 2 साल है, नए बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल उनको वेस्टेज नहीं जाने दें। बिल्कुल थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। आपके पास 2 साल है, बहुत टाइम होता है। थ्योरी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको बेरोजगारी कभी देखने को नहीं मिलेगी, ये मैं बताऊँ। मैं स्वयं उदाहरण हूँ इस चीज़ का, आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, मेरा आपसे कहना है। और जो बच्चे टेक्निकल हेल्पर की जो तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए तो मैं विशेष कह रहा हूँ, आप अब बिल्कुल एकाग्रचित होकर ये वीडियो देखिए। और इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में वो करिए, और मैं आपके लिए क्या प्रयास अच्छा कर सकता हूँ उसका कमेंट अवश्य करिए। लाइक जरूर करिए दोस्तों, आपके लाइक और शेयर करने से ही मुझे उत्साहवर्धन मिलता है कि मैं बहुत अच्छा आगे वीडियो बनाऊँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूँ। साथियों हम समय ज़्यादा नहीं लिखे और अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं साथियों, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, जो हम पढ़ेंगे इसमें सब आएंगे, परमाणु स्ट्रक्चर वगैरह आएगा। तो आपका स्टैंडर्ड आईटीआई लेवल है, 10th लेवल है, 10th के बाद आईटीआई करते हैं। पूरा परमाणु स्ट्रक्चर खोलने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आपको ये समझ में आना चाहिए परमाणु कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई और परमाणु की क्या जरूरत पड़ी, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो सिर्फ इतना सा मैं आपके सामने पूरे नील्स बोर ने क्या परिकल्पना करी, थॉमसन ने कौन सा प्लम प्रतिरूपता परमाणु को दिया, पूरा खोलने से मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। आईटी वाले बच्चों के लिए इतना पूरा परमाणु प्रतिरूप खोलने से कोई मतलब नहीं है। मेन टॉपिक बात है, आपके समझ में आना चाहिए। और हम खोलेंगे उस चीज को जो इलेक्ट्रिकल का हो। आगे जो सब्जेक्ट आएगा आपका, आगे जो टॉपिक आएगा ना, उसमें हम बिल्कुल एक्यूरेट बात करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। हम बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी साथियों, सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अब बताओ आप मेरे को, इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंट्रोडक्शन करें। हाँ क्या इंट्रोडक्शन करोगे आप इलेक्ट्रिसिटी का, आप स्वयं सोचिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी वजह से कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। मोबाइल के अंदर बैटरी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत ऊर्जा है, इसलिए हमारी बात हो पा रही है। साथियों आप छोटे से छोटा मकान देख लो या बड़ी से बड़ी देश की बिल्डिंग देख लो, वो बनने से पहले उसकी अर्जी लगा दी जाती है कि इसमें विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री देख लो साथियों, छोटे से छोटा बिजनेस देख लो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के युग की परिकल्पना असंभव है। आप सोच नहीं सकते अगर विद्युत नहीं हो तो क्या हो। साथियों विद्युत वो पावर है जिसने रात को भी दिन कर रखा है मित्रों। 100 साल पहले रात में कोई काम नहीं होते थे, आदमी सिर्फ आराम करता था क्योंकि उजाला नहीं था। उजाला नहीं था तो काम नहीं कर पाते थे, अंधेरे में क्या करेगा। आज साथियों ये स्थिति हो गई है, दिन में तो काम कर रहे हैं, रात में भी दिन से अच्छी एफिशिएंसी से काम हो रहे हैं। रात में सूरज निकल रहे हैं, ये बल्ब की रोशनी सूरज ही है। सूरज क्या काम कर रही है ना, सूरज क्या करता है, हमें दिखाने का कार्य कर रहा है। तो ये लाइट क्या कर रही है, ये भी वही कार्य कर रही है जो बल्ब कर, जो सूरज करता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन क्या करें बताओ। इलेक्ट्रिसिटी का यही इंट्रोडक्शन है, आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का जो स्रोत है विद्युत ऊर्जा, यही है साहब। आधुनिक युग की परिकल्पना करना इसके बिना असंभव है दोस्तों। जटिल से जटिल मशीनें, जटिल से जटिल उपकरण
इसकी सहायता से चलते हैं और हमारी जीवन शैली को बहुत ही आसान बना दिया गया है। यही इसका इंट्रोडक्शन है दोस्तों। इसमें अब जब विद्युत की बात आ गई है तो नॉर्मल बात हम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है साथियों? इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा होगा 6th लेवल से 10th लेवल के बीच कभी आया होगा। दो प्रकार की होती है, स्थिर विद्युत की होती है, गतिशील विद्युत की, और दूसरा स्थितिक, स्थिर, और एक और गतिशील। देखो हम गतिशील के बारे में डीपली पढ़ेंगे, पूरा गतिशील विद्युत का ही काम है आगे जो पढ़ेंगे। जो गतिशील विद्युत की क्या होती है साथियों? जिसमें मोशन हो, गति हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी में गति है तो वही विद्युत धारा है। आगे विद्युत धारा डीपली पढ़ेंगे हम, नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं आपको। विद्युत धारा जो जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, अगर इसमें मोशन है, इसमें गति है, ये हमारे बहुत काम की है। गति है तो ये बहुत काम करेगी। जैसे बहता हुआ पानी बहुत काम करता है। स्थिर पानी इतना यूजेबल नहीं आता। स्थिर पानी एक गांव को, एक तालाब है गांव का, वो सिर्फ गांव तक ही सीमित है। और एक बहती हुई नदी है, वो कितने काम करती है। बहते हुए पानी से हमारी लाइट पैदा होती है, क्या स्थिर तालाब से हो सकती है? उसको जब बहाया जाता है, गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर, तो उसमें गति जुड़ जाएगी, उससे हमारी लाइट बनती है और कई कार्य होते हैं। उसी प्रकार अगर विद्युत गतिशील है तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और वो हमारे बहुत काम आती है। अगर वही विद्युत धारा स्थिर अवस्था में है, अगर यही विद्युत धारा स्थिर अवस्था में है तो साथियों इसी को स्थितिक विद्युत कहते हैं। इसी क्या कहेंगे? स्थितिक विद्युत। कंफ्यूज मत होना विद्युत में, समझिए। अगर विद्युत धारा स्थिर अवस्था में है तो उसे क्या कहेंगे? स्थितिक विद्युत कहेंगे। गति जाकर डीपली पढ़ेंगे। अभी हम इसकी बात करते हैं, स्थिति क्यों होगी। अब स्थिर अवस्था में कैसे साहब? आप बोलोगे हमने तो स्थिर अवस्था देखी नहीं, कहाँ है? साथियों इसका कोई विशेष यूज नहीं है। जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि बहता हुआ पानी का काम करता है। स्थिर पानी सिर्फ एक गांव को ही काम आ सकता है। उसी प्रकार स्थिर जो विद्युत है वो भी कुछ विशेष काम नहीं करती साथियों। स्थिर विद्युत वो है जैसे कि आप कंघा लो, बचपन में प्रयोग किए होंगे स्कूलों में। अगर उस कंघे को हम अपने सिर पे बालों पर रगड़ते हैं और कागज के टुकड़े होते हैं नीचे, उस पर रखते हैं तो टुकड़े चिपक जाते हैं। तो वो टुकड़े चिपक जाते हैं, तो वो टुकड़े क्यों चिपक जाते हैं? वो स्थिर विद्युत के कारण ही चिपक जाते हैं। उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, वो उसमें आकर्षण की क्षमता आ जाती है। तो वो जो चिपकना है वो वही भी स्थिर विद्युत का उदाहरण है। दूसरा, अगर मान लो कि आप कभी दरवाजा खोलते हो, नीचे अगर फर्श बिछा हुआ है, पैरदान है, उस कंडीशन में ये कंडीशन ज्यादा होती है। दरवाजा खिड़की खोला तो आपको हल्का सा झटका महसूस होता है। कभी कभार आप सोचते हो कि करंट आ गया, तो ये करंट ही स्थिर विद्युत की है। इस तरह के इसके उदाहरण है। और अब हम आगे पढ़ेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कि पदार्थ की संरचना क्या है। पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ते हैं साथियों। मेन टॉपिक लेता हूं आपको सिर्फ समझना है, ज्यादा इसमें वो है नहीं। अब साथियों हम पढ़ते हैं पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना तो पढ़ेंगे, पर उसके पहले ये तो पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। संरचना तो पढ़ ही लेंगे, पर ये भी तो बताओ ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं धीरे धीरे। तो साथियों पदार्थ की संरचना में हम पढ़ रहे हैं पदार्थ क्या होता है मित्रों? कोई भी वस्तु, कोई भी XYZ, चाहे ये पेन ही क्यों हो, जिसमें भार हो तथा जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु, ये आप लिख लेना, डायरेक्ट में वस्तु लिखता हूं, जो स्थान घेरती हो। क्या करें? स्थान घेरती हो। दूसरा पॉइंट, तथा
जिसमें भार हो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है, घेरता है कहते हैं। तो हमने ये कर लिया। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या घेरता है, जिसमें वजन होना चाहिए और वो स्थान घेरती, वो चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ कहलाती है साथियों। अब पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? वो बनाता होता है अणु से। वैसे ही अपने इलेक्ट्रिसिटी के इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, अणु, परमाणु, पदार्थ, पर ये पढ़ना क्यों जरूरी है साथियों? क्योंकि करंट इन्हीं से फ्लो होता है, इसलिए इनका ये लास्ट टॉपिक है आपका इस तरह का। बाकी फिर प्योर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी इसके बाद जो वीडियो है। पदार्थ किससे बना होता है? अणु से बना होता है। अब अणु क्या होता है साथियों? अब प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, ये मैंने बताया आपको। पर जो अणु होता है वो क्या है? भौतिक और रासायनिक उसमें गुण होते हैं। उस पदार्थ के अणु में क्या होता है? उस पदार्थ के भौतिक और दूसरे रासायनिक गुण होते हैं अणु के अंदर। अणु क्या होता है? पदार्थ के पदार्थ क्या होता है? अणु के छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। और इन छोटे छोटे कणों में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है कि ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं अणु। अब अणु के बाद हम बात कर लेते हैं साथियों परमाणु की। छोटी छोटी टॉपिक है, मैन अपन समझना है बस कि कौन क्या होता है। अब परमाणु क्या होता है साथियों? अणु के बाद आता है परमाणु। परमाणु क्या है दोस्तों? बिल्कुल सूक्ष्म कण है। क्या है परमाणु? बिल्कुल सूक्ष्म कण है, अणु से भी छोटा होता है। इसकी एक ही क्वालिटी है कि ये सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसमें भाग लेता है ये? रासायनिक अभिक्रिया में। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, पर इसकी एक और क्वालिटी कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब देख लो अणु और परमाणु में क्या डिफरेंट है कि अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परंतु परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। इतना सा इसमें डिफरेंट है। दूसरा क्या है? अब परमाणु में क्या होता है साथियों? परमाणु के में 3 कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। वो अब हम समझते हैं परमाणु संरचना में। इसी में मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आपसे समझना है साथियों, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब परमाणु संरचना में क्या होता है साथियों? आप परमाणु देखो, ये न तो हमने कभी देखे हैं और न कभी जिंदगी में देखने को मिलेंगे, पर ये काल्पनिक है, बिल्कुल वास्तव में है। ये तो ऊपर वाला जानता है, किताबों में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा है। पर जब हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है तो वास्तविक है, तभी पर इसकी हम देख नहीं सकते। इनके बारे में कल्पनाएं करते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ऐसा है। तो अब हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ते हैं, समझ में आएगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, विद्युत का रिलेशन है। अब परमाणु क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये स्वयं सूक्ष्म कण है। परमाणु एक सूक्ष्म कण है जो किन से मिलकर बना होता है साथियों? 3 कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? परमाणु। परमाणु बनता है तीनों से मिलकर। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है। अब इसके बारे में हम मोटी मोटी बात करते हैं साथियों। जैसे हम देखते हैं हमारा सौर मंडल। सौर मंडल में क्या है मित्रों? इसमें हम देखते हैं कि सूर्य बीच में रहता है। सौर मंडल में सूर्य बीच में रहता है और उसके चारों ओर क्या करते हैं? अन्य ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह।
सूर्य बीच में रहता है और उसके चारों तरफ पृथ्वी, मंगल, बुध, चंद्रमा, ये सब क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमने पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में, ये चीज हमने पढ़ी है। वही प्रतिरूप, वही फोटो परमाणु का बताया गया है। परमाणु भी एज इट इज है। इसमें क्या होता है, परमाणु में सौर मंडल की तरह ही इसमें सेंटर में, जैसे सौर मंडल में सूर्य होता है, इसके सेंटर में नाभिक होता है साथियों। क्या होता है, परमाणु के सेंटर में, मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। अब बात आती नाभिक होता है तो नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। पर एक और बात बताऊं मैं इससे पहले आपको, परमाणु सेंटर में नाभिक होता है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, यहाँ तो सूरज के चारों तरफ तो ग्रह लगा रहते हैं, पृथ्वी लगाती है, चंद्रमा लगाता है, मंगल, बुध जो भी है, शुक्र, शनि, वो सब इसके चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। परमाणु के सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ते हैं साथियों, अब हमने देखो नए नए वर्ड आते हैं, नाभिक वैसे आपने पढ़ रखा होगा, पर हम फिर भी एक बार इसका क्लियर कर देते हैं। अब नाभिक क्या होता है मित्रों, नाभिक दोस्तों परमाणु का सेंट्रल भाग होता है। क्या होता है, परमाणु का सेंट्रल भाग होता है और इसके अंदर क्या होता है साथियों, दो चीज होती है, एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अभी देखो मैं बता देता हूं आपको, जैसे ये हमारा परमाणु है, ये क्या है समझने की कोशिश करना दोस्तों, ये हमारा परमाणु है। अब इस परमाणु में क्या होता है कि जैसे जो ये आप देख रहे हो, ये एरिया है दोस्तों नाभिक का, ये मैं चित्र बनाया है, ये क्या है, बीच का नाभिक है। तो इस नाभिक में क्या होता है कि दो चीजें होती है, दो कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझने की कोशिश करना, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो हम यहां लिख देंगे कि ये तो है न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। तो नाभिक के बारे में इतना ही ध्यान रखिए आप कि नाभिक क्या होता है, नाभिक परमाणु के मध्य का भाग होता है। नाभिक क्या होता है, परमाणु के मध्य का भाग होता है तथा ये दो कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना ही काफी नाभिक के बारे में। अब हम इसमें पढ़ लेंगे प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों। प्रोटॉन के बारे में मैं आपको बताता हूं पहले, फिर न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। देखो साथियों, समझो, चित्र से समझो। अब प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये नाभिक के कहां होता है, मध्य में स्थित होता है। छोटी छोटी बातें, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा ये नाभिक के मध्य में स्थित होता है, और तीसरी बात ये गति करता है क्या, इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। तो ये गति भी नहीं करता है, ये गति नहीं करता है। इसके अलावा देखो मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बात है प्रोटॉन के अंदर। इस पर जो आवेश होता है दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आवेश। इस पर जो आवेश होता है ना, प्रोटॉन पर आवेश, वो कितना होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, पर वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आगे देखो समझ में आएगा धीरे धीरे। इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखो इससे आप समझो ये आवेश की इकाई क्या हो गई, कूलम। हर पॉइंट से समझो तो हाँ साथियों, एक एक पॉइंट से आप समझने की कोशिश करो, आगे की इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। कोई पॉइंट को ऐसा हल्के में मतलब यार ये हार्ड है या ये नहीं समझना चाहिए। देखो यहीं से समझो, अब आवेश पढ़ेंगे अभी से इस चीज का नॉलेज ले लो आप कि प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। और ये आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम। पर ये किसमें आएगा साथी, प्लस में। अब आप प्लस में प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ओके है। अगर कोई चीज पॉजिटिव है, प्लस में है कोई संख्या, तो उस पर धन का चिन्ह लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, अब देखो ये बीच में होता है, ये घूमता नहीं है, रोटेट नहीं करता, इसका मतलब ये भारी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए तो घूमता है। तो ये भारी होता है, तो इसका भार, इसका साथियों भार होता है 1840 गुणा
1840 गुना होता है ये इसका वेट किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। जितने भार का इलेक्ट्रॉन है उसको 1840 से गुणा करो, इतना हेवी वेट होता है प्रोटॉन का, समझे? तो ये प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। दूसरी बात साथियों, प्रोटॉन में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में इसका कोई योगदान नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिए। विद्युत बहने में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मतलब बहाव में इसका योगदान नगण्य है साथियों, शून्य है, ये मान लो। तो आपके समझ में है प्रोटॉन क्या है? बस इतनी सी चीजें आपको समझनी है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। आपकी ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, मेन चीज ये कि प्रोटॉन क्या है। अब देखो एक बार फिर बता देता हूँ, प्रोटॉन क्या है दोस्तों? प्रोटॉन है नाभिक के मध्य में स्थित होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भारी होता है इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना इसका ज्यादा वजन होता है, बस इतना सा ध्यान रखिए। अब हमारा हो गया प्रोटॉन, अब हमें पढ़ना चाहिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है दोस्तों? न्यूट्रॉन भी नाभिक का ही भाग है। न्यूट्रॉन भी क्या है? नाभिक का ही भाग है। बता दिया मैंने, नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में ये है साथियों कि ये क्या होता है कि उदासीन होता है। फर्स्ट बात तो ये देखो, ये क्या होता है? उदासीन होता है न्यूट्रॉन। अब उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, न इधर का न इधर का, ये उदासीन है। तो जहाँ हमको ये सोचना चाहिए कि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश है, सॉरी प्रोटॉन पे हमने पढ़ा 1.6 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर भी यही आवेश है, पर वो किसमें? माइनस में है। तो जितना आवेश प्रोटॉन पे है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे है, पर वह समान मात्रा में है, परंतु एक दूसरे के विपरीत है। आगे मैं बताता हूँ आपको। तो जब दोनों ही अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जो विपरीत आचरण के जो आवेश है, तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रॉन क्या, पूरा परमाणु ही उदासीन होता है। पूरा जो परमाणु है ना वही क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों होता है साथियों? क्योंकि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, पता चल जाएगा आपको। मैंने बताया आपको प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उस पर भी आवेश होता है सेम टू सेम, पर ये माइनस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब इन दोनों पर सेम आवेश है तो साथियों एक प्लस में एक माइनस में है, तो 5 रुपए प्लस के 5 रुपए माइनस में तो जीरो हो गया ना। तो उस इसी प्रकार इसमें कोई आवेश ही नहीं होता है, पूरा जीरो होता है कुल आवेश अगर दोनों पूरा परमाणु का देखें तो। उसी तरह न्यूट्रल का भी यही है कि ये उदासीन होता है, और जहाँ तक सोचे हम तो इसमें कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि ना तो प्रोटॉन और न न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके बराबर बराबर आवेश होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। और विद्युत इलेक्ट्रिकल रूप से देखे जाए तो भी न्यूट्रल पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन प्रकृति का माना जाता है। विद्युत के भाव में भी इसका कोई खास रोल नहीं है, जैसे प्रोटॉन का मैंने बोला विद्युत के भाव में रोल नहीं है, तो इसका भी रोल नहीं है। अब जो हमारे काम की चीज है वो है इलेक्ट्रॉन। पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो टिकी हुई है वो टिकी हुई इलेक्ट्रॉन पे। आज लाइट चल रही है इलेक्ट्रॉन से चल रही है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा जो हमारे काम का है। इलेक्ट्रॉन साथियों, इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ई से। और ई के ऊपर ही माइनस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यह उदासीन नहीं, सॉरी, यह ऋणात्मक प्रकृति का होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, इस पर आवेश होता है नेगेटिव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी, वो जो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस पर आवेश ऋणात्मक होता है, ये तो आप लिखना, चलो मैं लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट है इसका कि यह इस पर जो आवेश होता है उसको लिख देते हैं। क्या कितना आवेश होता है इस पर? 1.6, ये माइनस के साथ माइनस लिखना, -1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम,
इसका आवेश है। दूसरा क्या है, ये हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, तभी तो चक्कर मारता है, ये हल्का होता है। और ये जैसे कि बोलते हैं ना, ये बदमाश प्रकृति का आदमी होता है, ये पूरे दिन चक्कर काटता रहता है, इसका काम स्थिर नहीं रहेगा, पूरे दिन चक्कर काटता रहेगा। जैसे हम मानते हैं कि घर में जो बदमाश प्रकृति का आदमी होता है पूरे दिन घराने में लगा रहता है, और इसको अगर थोड़ा सा भी कहीं से पावर मिल जाए, कोई बुला लगे इधर आया, इन्होंने थोड़ा सा धक्का मारा तो ये बाहर चला जाता है। इसके कारण पदार्थ में विद्युत फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। देखो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है आकार में, हल्का तो होता है, पर ये क्या होता है, परमाणु से प्रोटॉन से 3 गुना आकार में बड़ा होता है। किससे? प्रोटॉन से। इसका आकार प्रोटॉन से 3 गुना भारी है, तो ये पतंग के जैसे उड़ता है साथ में, आकार में 3 गुना बड़ा होता है। इस पर आवेश मैंने बता दिया आपको 1/10⁻⁻⁹ होती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, ये दोनों की बराबर होती है किसी परमाणु में, इन पर आवेश भी बराबर होता है। इसीलिए पूरा जो परमाणु स्ट्रक्चर है, परमाणु की जो संरचना है वो पूरी क्या होती है, परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है, यही कारण है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब हम आगे बात कर लेते हैं साथियों, ये समझ में आ गया होगा आपके। इतनी सी चीज ध्यान रखो, इस पर आवेश इतना होता है और ये नेगेटिव प्रकृति का होता है, वजन में भारी होता है ऐसा। और जो मैं बताया ये प्रोटॉन क्या 18 से 40 गुना भारी बताया ना, तो ये इसका ये द्रव्यमान है साथियों। वजन द्रव्यमान को की गई भारी होती है, पेट में नापा जाता है, तो ये द्रव्यमान ही है 18 और 40। अब हम बात करते हैं आगे। परमाणु संरचना में हम बात करते हैं आगे। अब परमाणु स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया, ऊर्जा कोष के बारे में तो ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए साथियों। ऊर्जा कोष में आपको नॉर्मल बता दूं, जो यहाँ बताया मैंने, ये बीच में जो होता है ये पॉजिटिव होता है, नाभिक होता है, इसमें 2 होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद ये ऊर्जा के स्तर है, इनको नाम दे देते हैं K, L, M और N। तो ये इस तरह, इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बता रखा है। तो ये ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ घूमते हैं, इनको इससे जो पकड़ रहता है, इनका जो अट्रैक्शन है वो इसका कमजोर हो जाता है, ये दूर चला जाता है। दूर रहेगा तो अट्रैक्शन बल कम हो जाएगा और ये आसानी से इस कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। इसको स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यही विद्युत के बहाव का कारण बनता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इन जो पढ़ने लायक चीजें वो पढ़ते हैं। अब ये हमने पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ते हैं चालक दोस्तों। ऊर्जा कोष के जो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल चीज थी जो, इसमें हम पढ़ेंगे चालक पर। चालक के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा तो उसका बहाव, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव किधर होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। इसमें बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, विद्युत की प्रकृति इससे उल्टी है, विद्युत का बहाव अपोजिट है, विद्युत का बहाव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, परंतु इलेक्ट्रॉन्स का बहाव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। अब हम बात करते हैं साथ ही चालक के बारे में। हिंदी में बोलते हैं चालक, इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टर। साथ में दोनों वर्ड सीखो अगर पास होना है तो। कई बार हिंदी के वर्ड समझ में आएंगे, कई बार क्वेश्चन क्या कह रहा है इंग्लिश में समझ में नहीं आएंगे, तो दोनों के पढ़ोगे तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। आप क्वेश्चन आएंगे पर भी आप नहीं कर पाओगे।
अब साथियों हम बात करते हैं चालक की। चालक किसे कहते हैं? क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, 6 में नहीं तो 7 में, 7 में नहीं तो 8 में। चालक की 2-3 परिभाषाएं दोस्तों, 2-3 परिभाषाएं हैं। इसमें आप एक मिनट में लगा लेता हूँ, जो आपको याद होती है वो याद रखो, पर आपको समझ में आना चाहिए। मेन बात मेरा ये है, फोकस आपसे। तो चालक क्या होता है साथियों? सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो करंट के बहाव में कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करे। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध तो होता है। तो इसका पहला पॉइंट तो लिखो, जो धारा के बहाव में कम प्रतिरोध उत्पन्न करे उसे क्या कहेंगे साथियों? चालक कहेंगे। जो धारा को आसानी से गुजर जाने दे, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, जरूरी नहीं है बुक्स की लैंग्वेज में या मेरी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बनाओ। मैंने लिखा है कि जो धारा के बहाव में कम प्रतिरोध उत्पन्न करे। प्रतिरोध का मतलब है रुकावट। आप इसको ये समझो कि धारा के बहाव में कम से कम रुकावट पैदा करे, वो चीज क्या कहलाती है साथियों? वो चीज चालक कहलाती है, कंडक्टर कहलाती है। दूसरी, जो धारा को आसानी से बह जाने दें, जिसमें धारा आसानी से गुजर जाए, वो पदार्थ भी चालक कहलाते हैं। जिसमें से करंट फ्लो बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है तो वो भी क्या कहलाएंगे? चालक कहलाते हैं। दूसरा साथियों, एक और इसमें बताऊं, जिनकी अंतिम कक्षा में, ये भी आप लिख सकते हो, जिन परमाणु के अंतिम कक्षा में या अंतिम कक्ष में एक ही चीज है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो, वो सभी पदार्थ चालक कहलाते हैं। देखो ये भी एक परिभाषा है इसकी। जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में, ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु के अंतिम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से 2 है या 3 है, 1, 2, 3 अगर लास्ट की कक्षा में, जिसे मैंने बताया के एल एम एन, तो एन में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर उपस्थित हैं लास्ट कक्षा में, ये तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से करंट फ्लो होता है, वो सब क्या कहलाते हैं साथियों? चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो। अब इसके बाद साथियों आती है कि चालक में जो देखो इसके बारे में बताओ, प्रतिरोध क्या होता है, आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। प्रतिरोध है वो क्या चालकों में कम होता है। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? ऐसे पदार्थ हैं साथियों, जितनी भी धातु हैं, मैक्सिमम जो धातु है वो सब चालक है। जितनी भी धातुएं हैं ना, इसमें आप लिख सकते हो शुद्ध धातुएं। शुद्ध धातुओं में सोना आ गया, चांदी आ गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल तो मिक्स है, पर जितनी भी शुद्ध धातुएं हैं वो सब, जो मिक्स धातु है वो भी चालक है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जितने शुद्ध धातु हैं और जिसमें धातु के गुण हैं वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और अब इसमें जो आ गया मैंने बताया वो लिख दो, आपके जो धातु लिख दो, चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, कॉपर, सोना है, ये सब पदार्थ क्या चालक कहलाते हैं। तो आगे आपके समझ में चालक किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कुचालक। देखो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी भी चालक है, मानव शरीर भी क्या है? धातुओं के अलावा मानव शरीर भी चालक है। इसके अलावा एक और पॉइंट में भूल गया, खनिज तेल। नहीं सॉरी, ये चालक है, मानव शरीर ओनली, मानव शरीर चालक है। अब हम पढ़ते हैं कुचालक। कुचालक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंसुलेटर। इसकी परिभाषा क्या रहेगी दोस्तों? जो धारा के बहाव में, धारा के बहाव में क्या अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न करें। ऐसे पदार्थ जो धारा के बहाव में अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न करें, बहुत ही ज्यादा जिनका रेजिस्टेंस हो, इंग्लिश में प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा जिनका रेजिस्टेंस हो, वो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। इसके अलावा जो हमने दूसरी परिभाषा बोलती, इनके अंतिम कक्षा में, कुचालकों की अंतिम कक्षा में, ये ध्यान रखना,
अंतिम कक्षा में क्या होता है साथियों, इसमें 1 2 3 इसमें रहेगा 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर किसी पदार्थ के परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 या 6 और 7 इलेक्ट्रॉन से 5 हो या 6 हो या 7 हो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके अंतिम कक्षा में हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अब कुचालक कौन कौन से हैं, हमारे आसपास जो भी हैं उन चीजों के बारे में लिखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना ही दिमाग यूज करो। पढ़ने इतना डीपली बुक्स में मत पढ़ो, खुद अपने जो अपना अंतर्मन क्या बोलता है वैसे दिमाग लगाओ। कुचालक क्या क्या है साथ में, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, जो धारा को आसानी से नहीं गुजरने दे, जिसमें अत्यधिक प्रतिरोध होता है, मतलब जो धारा को गुजरने में बाधा उत्पन्न करे, ये भी इसकी परिभाषा हुई। कुचालक है जो धारा को गुजरने में बहुत बाधा उत्पन्न करे, वो भी कुचालक कहलाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ है साथियों, ये जो मेरे हाथ में है लकड़ी, तो ये लकड़ी भी क्या है साथियों, कुचालक है। इसमें करंट फ्लो थोड़ी हो सकता है। ये मेरे हाथ में पेन, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक कुचालक है। इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं हम, पीवीसी सूखी लकड़ी, और बताओ साथियों अभ्रक, और पोर्सलिन चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्सलिन। और यो मैं अभी उसमें लिख रहा था खनिज तेल, कहाँ यूज करते हैं खनिज तेल का, ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल होता है वो खनिज तेल होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है डिस्टिल वाटर, जो आपके बैटरी में भरा जाता है, अगर वो सुचालक होगा तो शॉर्ट हो जाएगी बैटरी। तो डिस्टिल वाटर शुद्ध जल देख सकते हो आप, इधर देता हूं मैं आपको, दिखेगा ना नीचे शुद्ध जल। इस तरह ये सब क्या है, कुचालक है दोस्तों। कागज, कागज भी सूखा कागज सबसे अच्छा कुचालक बताओ आप मेरे, सबसे अच्छा कुचालक आज तक इस संसार का सबसे अच्छा कुचालक क्या है बताओ। मिटाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, सोचो सबसे अच्छा कुचालक क्या होगा। बताओ सबसे अच्छा कुचालक है दोस्तों शुष्क हवा। सूखी हवा से अच्छा कोई कुचालक नहीं है, उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं। शुष्क हवा सबसे अच्छा कुचालक है, इस चीज को भी ध्यान रखें। कुचालक आए तो सबसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अच्छा कुचालक कौन है, तो वो है शुष्क हवा। आगे होगा आपके समझ में, चालक किसे कहते हैं जो धारा को आसानी से गुजरने दे, कुचालक किसे कहते हैं जो धारा को गुजरने में परेशानी उत्पन्न करे। अपने हिसाब से बनाओ परिभाषाएं, तो आपके समझ में आना चाहिए कुल मिला के बात है कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है मित्रों, अर्धचालक होता है जो चालक का भी काम करे और कुचालक का भी काम करे। विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति में चालक तथा सामान्यतः कुचालक का कार्य करें, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। समझो। इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या है, जिन जिन पदार्थों के परमाणु की अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितने, ओनली फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वे पदार्थ भी क्या कहलाते हैं दोस्तों, अर्धचालक कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए कि इनके अंतिम कक्षा में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरी बात है इनकी जो चालकता का स्तर है, ये दोनों के बीच का होता है, चालक और कुचालक दोनों के बीच का इनकी चालकता का स्तर होता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, इसके उदाहरण है 2 उदाहरण हम आज नहीं कब से पढ़ के, 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसके उदाहरण है सिलिकॉन
दूसरा जर्मेनियम। ये दोनों ही अर्धचालक पदार्थ हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है मित्रों? अर्धचालकों का। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा उपयोग हो गया इनका। पहले तो इनका उपयोग डायोड और ट्रांजिस्टर यहाँ तक ही सीमित था। पहले इनका उपयोग कहाँ करते थे? अर्धचालक डायोड में और ट्रांजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके बारे में ज्यादा विवरण है। डायोड और ट्रांजिस्टर में अर्धचालक पदार्थों के ही बने होते हैं। डायोड और ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो किनके बने होते हैं? अर्धचालक पदार्थ के। अभी मोबाइल जो चिप है आपकी वो भी अर्धचालक पदार्थ की होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है वो सब में मैक्सिमम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आप लिख सकते हो इसमें। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल नहीं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में किसका उपयोग होता है? अर्धचालक पदार्थों का उपयोग होता है। दोस्तों आज बस इतना ही। चालक, अर्धचालक और कुचालक जो हमने पढ़ा है, एक बार इसको अच्छी तरह दोबारा देखो इस वीडियो को। समझ में नहीं आता है तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके जो फंडामेंटल के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ेंगे सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रिकल में सिंपल सर्किट। और अब आप पूरी तरह तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में कुछ बनना है तो, टेस्टर अपनी जेब में टांगना है तो अगर ये आपका सपना है थ्योरी को मजबूत करना और जॉब लगना, तो अब आप बिल्कुल भी मिस मत करो, वीडियो को एंड तक देखो। समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की जब भी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। पूरी तैयारी के साथ आप वीडियो देखें और पूरी तरह तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके साथियों, जय श्री कृष्ण।